Dear students, myself Vikas Kumar Gupta. Today I will explain the chapter 4th of Sanskrit, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका मतलब है इस पाठ में जो कवि हैं वो बालक के समान हैं और उन्होंने सम्मेलन किया है हंसी का। ठीक है, देखिए इस पाठ को देखिए। विविध वेशभूषा धारिण है चत्वार है बाल कवि है मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध माने अनेक, अनेक वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि, चत्वारे माने चार बाल कवि, मंचस्य माने मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टा माने बैठे हुए, सन्ति माने हैं। तो अनेक वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः माने नीचे, नीचे श्रोतागण जो सुनने वाले हैं, नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं, संति हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं कि हास्य कविताएं सुनाएं जो कवि आए हैं और बहुत उत्सुक हैं। संचालक है, अब मंच पर संचालक महोदय आते हैं और कहते हैं अलम कोलाहलेन, अलम माने बस, शोर बंद कर दीजिए, बस अब शोर बंद कर दो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतार है कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागताः सन्ति। आज बहुत, परम माने बहुत, हर्ष माने खुशी का अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है कि यत माने कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे, काव्य का नाश करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्य और समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य माने भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर समागता माने आए, संति मन है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि इस सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर यहाँ आए हैं। एहि आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुरु। अब संचालक महोदय कहते हैं कि आइए अब हम सभी अपने करतल ध्वनियों से अर्थात तालियों की आवाज़ से हम सभी इनका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले एक कवि आते हैं, गजाधर है, हास्य कवि आते हैं, गजाधर है। गजाधर अपनी बात को कहते हैं, मंच पर आते हैं और कहते हैं सर्वेभ्यो अर्चकेभ्यो नमो नमो। सभी, सर्वेभ्यो माने सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार, सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। नीरस जन मतलब जो किसी भी कविता सुनने में जो आनंद नहीं लेते हैं उसको बोलते हैं नीरस जन। सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य अपना उद्देश्य स्वीकार करके अपना काव्य सुनाता हूँ। तो गजाधर है अपना, गजाधर जो कवि हैं वो अपना काव्य सुनाते हैं और कहते हैं वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है, यमराज को मेरा नमस्कार है, यमराज को मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु माने यमराज तो हरति प्राणान, प्राणों को हरते हैं अर्थात प्राणों को नाश करते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य जो होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो प्राणों को भी और धन को भी, दोनों को ही हरते हैं। ठीक है। सर्वै उच्चैः हसन्ति, अब इस बात को सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं। कालांतक है, कालांतक कहते हैं अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मार्दर्शः कुशलः जनसंख्या निवारणे। वैद्य तो, चिकित्सक तो सभी जगह होते हैं परंतु नाते मार्गदर्शा कुशला जनसंख्या निवारण, लेकिन वो
जनसंख्या नियंत्रण करने में इतने ज़्यादा कुशल नहीं होते हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य आप सुनिए, तो आप मेरा भी इस काव्य को आप सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्रातः कस्येदं हस्तलाघवम्। चिता को प्रज्वलित देखकर वैद्यो विस्मयागतः, जो चिकित्सक होते हैं वो अचंभे में पड़ जाते हैं। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्रातः कस्येदं हस्तलाघवम्। चिता को प्रज्वलित देखकर वैद्य चिकित्सक अचंभे में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई। यह कस्येदम किसकी, हस्तलाघवम, हाथ की सफाई है। तो इस प्रकार जो दूसरा बाल कवि है, वो हास्य कवि है, वो कहते हैं चिता को प्रज्वलित देखकर वैद्य चिकित्सक अचंभे में आ गए और ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, ये किसकी हाथ की सफाई है। इस बात को सुनकर सर्वै पुनः हसन्ति, सभी पुनः हंसते हैं। तुंदिल है। अब अगला हास्य कवि आता है तुंदिल है। तुंद कहते हैं तोंद को, जो पेट का ऊपरी भाग होता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन्, तोंद के ऊपर हाथ फेर कर तुंदिल कहते हैं, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा काव्य भी सुनिए। जीवने धार्यताम च, और उसे जीवन में आप धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसका मतलब परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम मतलब दूसरे का जो अन्न होता है, दूसरे का जो खाना होता है, प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरे का जो खाना है उसे प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ माने नहीं, हमें अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। शरीर पर दया करने का मतलब होता है कि हमें भोजन जो मिलता है उसे पेट भर के खूब ठूंस ठूंस के खा लेना चाहिए, फिर चाहे मिले या ना मिले। लेकिन अब इसमें कवि कह रहे हैं कि जो दूसरे का अन्न होता है, दूसरे का दिया हुआ भोजन होता है, हमें खूब अच्छी तरीके से पेट भर कर खा लेना चाहिए। परान्नम दुर्लभम लोके, जो दूसरे का अन्न होता है, दुर्लभम लोके, इस संसार में बहुत कठिन होता है। शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो जो होता है वो हर एक शरीर जो होता है वो पुनः पुनः मिल जाता है, लेकिन दूसरे का अन्न जो बड़े कठिनाई से मिलता है। इसलिए हे दुष्ट बुद्धि वाले, हमें दूसरे का अन्न खा लेना चाहिए खूब अच्छी तरीके से। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः अट्टहास करते हैं, हा हा हा, इस प्रकार अट्टहास करते हैं। 4 वाक्य हैं। अब अगला हास्य कवि आता है और कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य, यदि आपके पास धन नहीं है फिर भी आप ऋणम माने कर्जा, कृत्वामपि लेकर, कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, आपको पौष्टिक पदार्थ अर्थात अच्छा खाना ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, ऐसा कहकर चार्वाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेद ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो, यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और कर्जा लेकर घृतम पिबेत, घी पियो। अर्थात यहाँ घी पीने का मतलब ये है कि आप अपनी सुख सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और पौष्टिक भोजन खाने के लिए अगर आपको कर्जा भी लेना पड़े तो आप कर्जा लीजिए और अपने जीवन को सुख पूर्वक बिताइए। श्रोतार है, श्रोतागण कहते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो इस ऋण का, ऋणस्य माने जो कर्जा लिया है हमने उसका, प्रत्यर्पणम कथम, उसको लौटाएं कैसे, चुकाएं कैसे। चार्वाक है, चार्वाक कहते हैं,
श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरा जो बचा हुआ काव्य है उसको आप सुनिए। अभी तो मैंने पूरी बात कही नहीं है, लेकिन जो मेरी अभी पूरी बात नहीं है उस आप पूरी बात को सुनिए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पेत जनः। घृतं पीत्वा मतलब घी पीकर, श्रमं कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम कर्जे को, प्रत्यर्पेत जनः सभी लोगों को चुका देना चाहिए। अर्थात हमें अपना भोजन, अपनी सुख सुविधाएं अब भोग कर उसके बाद हमें मेहनत करके दूसरे लोगों के कर्जे को हमें चुका देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक वहाँ बैठा हुआ था, श्रोता गण के आसपास बैठा हुआ था एक बालक, वो आंसू कविता की रचना करता है। आंसू कविता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बात सुन लेता है तत्काल उसी बात पर कोई बात अपने स्पष्ट रूप से कर देता है, उसी कविता को दूसरे अपने रूप में तत्काल कविता करने वाला आंसू कविता कहलाता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए उसे सुनाता है। आगे देखिए बालक है, बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनो। गजाधरम कविम चैव तंदुलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी व्यक्ति और कालांतक जैसे वैद्य और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्राव्यता हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य चापी संति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर को जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।